गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। 11 अक्टूबर 2023 है आज की तारीख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आगे पढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन आपके लिए ऑफ नेल्सन मंडेला। नो कंट्री कैन रियली डेवलप अनलेस इट्स सिटीजन्स आर एजुकेटेड। एजुकेशन की है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके देश में क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या नहीं है। तो ओवरऑल जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी, और ये चीज़ें आपको आगे समझ में भी आ जाएंगी व्हेन वी विल डिस्कस आर्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको वैसे तो टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दिया था। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, जहां पर इस सेशन की पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। एट द सेम टाइम जो पिछले दिन मैंने आपसे एमसीक्यूज पूछे थे उसका आंसर भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। जिन लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स को बाय दी पीडीएफ रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप आज पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे। तो फिर ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर छापी हुई हैं। द हिंदू को आप फ्रंट पेज पर ओपन करेंगे आज तो आपको बहुत ही प्राइम आर्टिकल यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी ने सैंक्शन कर दिया है रॉय का प्रोसिक्यूशन 2010 के एक केस में। ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर आपको साइड में एक और आर्टिकल मिलता है जहाँ पर अभी तक जो ये वॉर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें मरने वालों की संख्या 3000 क्रॉस कर चुकी है। यहाँ पर आप द हिंदू को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको दो और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें ये एक आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 31 की एक डेट डिसाइड कर दी है जहां पे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस सुनने वाले हैं, और ये नेट डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में है। तो देखिए, पहले तो ये बात मैं आपको बता देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है ना उनको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2017 में, और जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो इसे एक मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। इस बात का काफ़ी विरोध किया गया, बोला गया इसमें मनी बिल जैसा कुछ है नहीं, तो आप इसको क्यों मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और इसके ऊपर एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया, और 7 जजेस की एक बेंच अभी इस मामले की सुनवाई कर रही है कि एक्चुअली में इलेक्टोरल बॉन्ड्स मनी बिल थे या फिर नहीं थे। नाउ ये मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है, लेकिन एक एनजीओ है उसने अभी एक केस फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने फ्रेश प्ली रखी और उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनसे ये बोला कि वो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल और पहले करें, क्योंकि देखो वो चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का ये पूरा मामला क्लैरिफाई हो। ये जो एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर, इन्होंने डेटा रिलीज किया था कि किस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने कितना डोनेशन किसी भी एंटिटी से लिया हुआ है इलेक्शंस में, और कितनी एनॉयमिलिटी क्रिएट हो गई है बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में देखो होता क्या है ना, कि पहले क्या होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों से कैश में डोनेशन ले लेती थी, और अगर 2000 से कम रुपए आप किसी से कैश में डोनेशन में ले रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल्स रजिस्टर करने की ज़रूरत होती नहीं थी। इससे काफ़ी करप्शन के केसेस आते थे, बिकॉज जो पार्टीज होती थी वो ये बता देती थी कि हमको तो सारे जो डोनेशंस हैं वो 2000 से कम के डिनोमिनेशन में ही मिले हुए हैं। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का एक मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसमें एसबीआई को जिम्मेदारी सौंप दी गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करो। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में जारी किए जाते हैं। सपोज करो कि आप किसी पार्टी ए को, या मान लीजिए कि किसी भी पार्टी ए को आप देना चाहते हो डोनेशन, तो आप सीधा जाओ एसबीआई में, और एसबीआई से आप सपोज करो कि 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहते हो, तो 1 लाख रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो। अब जब आप 1 लाख रुपए का ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे तो इसमें आपका नाम नहीं होगा, और उसके बाद चुपचाप आप ले जाके उस पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। वो उस बैंक में जाके अपना 1 लाख रुपए निकाल लेंगे, और किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि किस पर्सन ने ये 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल एनोनिमस है। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न रेज किए जाते हैं कि देखो, सरकार तो एसबीआई से पूछ ही लेगी कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को एक्चुअली में ये नहीं पता चल पाएगा कि किसने किसको डोनेट किया है। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था
कि सपोज करो कि आपने पार्टी ए को डोनेट किया और पार्टी बी जीत गई, तो फिर पार्टी बी से आपकी दुश्मनी हो जाएगी क्योंकि आपने उसको डोनेशन नहीं दिया और फिर वो आपके अगेंस्ट में एक्टिविटीज करेंगे। तो इससे बचाने के लिए इस प्रकार का एनोनिमस सिस्टम डेवलप किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, और 2018 के बाद से ही ये पूरा सिस्टम अभी एक्टिवेटेड है। लेकिन इसको लेकर कई तरीके के कंसर्न्स रेस किए जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के पास ये जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी कहां से कितना डोनेशन ले रही है, तो राइट टू नो जो आपके पास है वो यहां पर हिंडर होता है। ये आर्टिकल 19, 14 और 21 के भी खिलाफ है। तो यहां पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एनजीओ है उसको ऑप्शन दिया, बोला देखो केस तो ऑलरेडी चल रहा है, 7 जजेस की बेंच ये देखने वाली है कि ये जो केस है ये एक्चुअली मनी बिल का केस था कि नहीं था, तो आप बताओ आपको केस वहां से सुनवाना है या हम अलग से सुने। उन्होंने कहा नहीं जी आप अलग से सुन लो क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत है और हमें ये पता करना होगा कि एक्चुअली में जो ये पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है ये सही है कि नहीं है। तो चंद्रचूड़ जी ने बोला कि ठीक है, फिर उस बेंच को जो मामला सुन रही है सुनने दो, हम 31 तारीख के पहले ये देख लेंगे कि ये 2024 के इलेक्शंस के लिए पूरा सिस्टम सही है या फिर नहीं है। तो ये पूरा आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है। नेट डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है वो 21% बढ़ गया, अराउंड 22%, और 9.57 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में। एट द सेम टाइम अगर हम कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करते हैं तो उसमें भी 12.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर इस आर्टिकल में दी गई हैं। अब जो फ्रंट पेज पर ये आर्टिकल दिया गया था ना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पे देखिए अरुंधति रॉय के बारे में आपको बताता हूँ। अरुंधति रॉय एक नॉवेलिस्ट हैं जो नॉवेल्स वगैरह लिखती हैं। 1997 में इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी एंड दैट वाज गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इनका नॉवेल था ना, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी दिया गया और एक टाइम पर इनकी ये जो किताब थी ये मोस्ट फेमस बुक थी और हाईएस्ट सेलर भी थी। ये बहुत ही वोकल हैं, जो मन में आता है बोलती रहती हैं। एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो एनवायरमेंट को कंजर्व करने की बात करती हैं, एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है। ये मामला एक्चुअली में आज का नहीं है, ये मामला 2010 का है। 2010 में इंडिया की कैपिटल यानी कि दिल्ली में हमारे पार्लियामेंट से थोड़ी ही दूरी पर मंडी हाउस में इन्होंने अक्टूबर 21 को 2010 में एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया और वो जो कॉन्फ्रेंस थी उसे हेल्ड किया गया कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स के द्वारा। और यहाँ पर बैनर पे इन्होंने एक टाइटल दिया हुआ था, आज़ादी द ओनली वे। इस नाम से इन्होंने मंडी हाउस में एक पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोग बड़े ही विवादित थे। कुछ इसमें मॉइस थे, कुछ खालिस्तानी थे, कुछ तमिल सेपरेटिस्ट थे, कुछ लोग ऐसे थे जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। और इन सब ने सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग करी। ना केवल इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग करी बल्कि वहाँ पे एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज किए गए। और अरुंधति रॉय ने वहाँ पे बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कही और उनकी जो कॉन्ट्रोवर्शियल बातें थी उसको लेकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा मीडिया में क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने तो साफ साफ ये कहा कि जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है और जम्मू कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाना चाहिए। अब ये बात तो कोई भी इंडियन बियर नहीं करेगा। इसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई और सभी लोगों ने ये कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कंप्लेंट को फाइल किया गया। अलग अलग पार्टिसिपेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने अक्टूबर 28 के आसपास इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की। कई बार तो इनकी कंप्लेंट फाइल भी नहीं हुई और बहुत एफर्ट के बाद फाइनली नवंबर 29 को एक केस इनके अगेंस्ट में रजिस्टर किया गया। और अक्टूबर 10, 2023 का ये जो पूरा मामला है, अब आप देख रहे हो 13 सालों के बाद एलजी ने फाइनली अप्रूव किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मतलब घटना 2010 की है जब एंटी इंडिया स्लोगन्स को रेज किया गया और आज 23 साल बाद इस चीज को अप्रूव किया जा रहा है कि इस महिला के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। अब यहां पर आपके मन में कई सारे सवाल आएंगे कि 2010 में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, आज 10-13 साल बाद ये मामला क्यों रेज हुआ है। तो मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद आता है, उस समय होम मिनिस्टर हुआ करते थे चिदम्बरम जी, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, इन्होंने एंटी इंडिया बातें कही हैं, कश्मीर के मुद्दे पर ऐसी बातें कोई भी बेयर नहीं करेगा। तो उनका एक बहुत ही इनफेमस सा स्टेटमेंट था दैट नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। उसके बाद तो चिदम्बरम जी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि एक तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो और उसके बाद इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हो। अब यहां पर कई तरीके के सवाल आते हैं कि आखिर यहां पर एलजी का क्या रोल है। मतलब अगर केस चलाना है तो फिर चलाओ और पनिश करो। देखिए यहां पर ना केवल अरुंधति रॉय के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है बल्कि एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं शेख
शौकत हुसैन, इनके खिलाफ भी केस फाइल किया गया है। ये 13 साल पुराना केस है 2010 का, जहां पे इंडिया के अगेंस्ट में स्लोगन्स रेज किए गए थे और बातें की गई थी। अब देखिए जो केस फाइल किया गया था उसमें तो सेडिशन के चार्जेस भी लगाए गए थे। सेडिशन के चार्जेस जो लगाए गए थे ये तो एक तरफ थे, सेडिशन के अलावा एक और चार्ज लगाया गया था, दैट वाज अंडर यूएपीए। तो बहुत ही सीरियस चार्जेस थे अरुंधति रॉय के अगेंस्ट में कि इन्होंने देशद्रोह की एक्टिविटी की है और इनके खिलाफ अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के अगेंस्ट में भी केस फाइल किया जाए, जो हमारा 1967 का एक लॉ है। यहां पर जब एलजी के सामने ये मामला गया तो उन्होंने कहा देखो सेडिशन के चार्जेस तो हम लगा नहीं सकते अभी। इसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी गवर्नमेंट को ये बोल के रखा हुआ है कि सेडिशन का जो पूरा कानून है ये ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, तो इसके ऊपर सरकार जो है वो कंसीडर करे कि ये कानून एक्चुअली में सही है या फिर नहीं है। और जब तक सरकार इस पूरे मामले को कंसीडर कर रही है तब तक जो भी मामले इससे रिलेटेड हैं सेडिशन के चार्जेस के, उसको अभी पेंडिंग रखा जाए। तो अभी तो जो राजनिवास है उसने ये बोला कि देखो सेडिशन के चार्जेस हम नहीं लगा सकते। एट द सेम टाइम जो यूएपीए था उसे भी क्रॉस कर दिया गया, बोला यूएपीए के अगेंस्ट में भी हम अभी केस फाइल नहीं करेंगे। तो केस फाइल हुआ किस बात का है? केस इस बात के ऊपर फाइल हुआ है कि इन्होंने एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश की अलग अलग ग्रुप्स के बीच में और विवाद पैदा करने की कोशिश की। अब एक सवाल आता है कि आखिर यहां पर एलजी का क्या रोल है, एलजी क्यों अप्रूव कर रहे हैं? अगर आप जाओ तो यहां पर एक सेक्शन है हमारे सीआरपीसी में, और जो सीआरपीसी में हमारे सेक्शन है दैट इज सेक्शन 196। सेक्शन 196। अब बच्चे ये सेक्शन 196 कहता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है या फिर कोई पब्लिक ऑफेंस किया गया है और इसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ है, तो कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या पब्लिक ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। और यहां पे अरुंधति रॉय का जो केस है वो एक्चुअली में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है। एट द सेम टाइम इसे एक पब्लिक ऑफेंस की कैटेगरी में भी डाला गया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देना पड़ेगा, और इसी पर्सपेक्टिव से यहां पर रोल आ गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और अभी उनके अप्रूवल के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। सैड ये रहा कि इस मामले में 13 सालों का समय लगा। इस मामले को तो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था। तो ये पूरा मामला अरुंधति रॉय केस का है, उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, पूरा केस बता दिया, और कौन कौन से चार्जेस अभी लगाए गए हैं, कौन कौन से नहीं लगाए गए हैं, ये भी हाईलाइट कर दिया। इजराइल ने जो गाजा का बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया है और अब वो उनके कंट्रोल में है, ऐसा उन्होंने बता दिया है। जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 3000 के पार चली गई है। अब यहां पर देखिए जो इजराइल में मरने वाले लोगों की संख्या है वो लगभग 900 इजराइल ने बताई हुई है यहां पे कि 900 लोग इजराइल में अभी मारे गए हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम गाजा पट्टी में भी मारे जाने वाले लोगों की संख्या को गाजा में अप्रूव कर दिया गया है, तो 900 लोग इजराइल से मारे जा चुके हैं। एट द सेम टाइम 765 लोग, जैसा कि इंफॉर्मेशन दी गई है गाजा पट्टी के अथॉरिटीज के द्वारा, वहां पर उतने लोग मारे गए हैं। एट द सेम टाइम जब बॉर्डर एरिया को कैप्चर करने के लिए इजरायली फोर्सेस गई तो वहां पर इन्होंने काफ़ी शेलिंग करी हुई थी, मिसाइल्स वगैरह गिराई हुई थी, तो 1500 लोग वहां पर जो हमास मिलिटेंट हैं वो मरे हुए पाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि मरने वाले लोगों की संख्या 3000 के ऊपर चली गई है। तो ये पूरा मामला आपको हेडलाइंस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल सेम हेडलाइंस आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी मिलेगी, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ इंडिया हमेशा किसी भी कंट्री के साथ रहेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे राइट में एक आर्टिकल है जहाँ पे ओलंपिक कमेटी ने ये बोला है कि वो लोग सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं कि इंडिया होस्ट करना चाहता है ओलंपिक्स को, और हो सकता है कि 2036 के लिए इंडिया के कैंडिडेचर को सपोर्ट किया जाए कि इंडिया होस्ट करे। तो ये तो हेडलाइंस का पूरा मामला और आर्टिकल्स। यहां पर देखिए एक आर्टिकल है भारत एनसीएक्स 2023 के बारे में। बहुत सारे साइबर अटैक्स इंडिया के ऊपर होते रहते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो समझ नहीं पाते कि साइबर अटैक्स कहां से हो रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है और उससे कितना नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए बीच बीच में कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने अभी 2nd एडिशन नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइज किया, जहां पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जो इंडिया के साइबर पोस्चर है उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई। इंडिया का जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इसे 12 दिनों तक अक्टूबर 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है।
फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, टेक्निकल पर्सनल्स को जो गवर्नमेंट के हैं, क्रिटिकल सेक्टर के हैं, देखो कुछ सेक्टर बड़े क्रिटिकल होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन मान लो, डैम मैनेजमेंट मान लो, अगर यहाँ पर साइबर अटैक किया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। कोई इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे, कोई डैम फेल कर दे, तो मतलब समझो कि ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ऐसे सेक्टर्स में लोगों को ट्रेन किया जाए कि वो साइबर थ्रेट को समझें और उसे हैंडल करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटेरिएट है उन्होंने पार्टनरशिप की इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ। ना जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको बताया जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी के एरियाज क्या हैं, कैसे किसी भी टेक्निकलिटी को इंट्रूड किया जाता है, मालवेयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, कैसे आपको देखना है कि आपका सिस्टम वल्नरेबल है और हैंडल करना है, और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आपको कैसे समझने हैं। एट द सेम टाइम आपको साइबर थ्रेट्स को समझना होगा, देखना होगा कि ये थ्रेट है, इस पर रिएक्ट करना है, और आप कैसे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स अवेल कर सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पर इस एक्सरसाइज में जो अथॉरिटीज हैं उनको ग्रांट किया जाएगा। तो ये तो बातें आपने यहां पे समझी ना। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इस बारे में है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो चेयरमैनशिप है वो श्रीलंका अवेल करने वाला है। इसी बारे में ये पूरा आर्टिकल है। कई सारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशस, ईरान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी लोग मिलने वाले हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA की जो काउंसिल की मीटिंग है 11 अक्टूबर यानी कि आज के दिन, वहां पर कोलंबो में ये मुलाकात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है क्या। श्रीलंका की जो सरकार है वो अब चेयरमैनशिप अवेल कर लेगी इस ग्रुप की इस हफ्ते। इस मीटिंग के बाद चेयरमैन वो बन जाएंगे। 1997 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को फाउंड किया गया। IORA के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हैं, अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। अब इसका नाम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्यों रखा गया है? बिकॉज देखो ये जो पूरा पार्ट है ये इंडियन ओशन का है, और इंडियन ओशन के चारों ओर ये जो कंट्रीज हैं ये एक्चुअली में इसकी लिटोरल कंट्रीज हैं, चारों ओर की कंट्रीज हैं, और ये है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के चारों ओर की कंट्रीज का ये एक ग्रुप है, और इसीलिए इसे कहा जा रहा है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। 23 मेंबर स्टेट्स हैं और 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिशलीज, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE और यमन इसके मेंबर हैं, और सेक्रेटेरिएट इसका मॉरिशस में लोकेटेड है। तो ये तो IORA के बारे में पूरा आर्टिकल हो गया। नाउ हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इस मामले के ऊपर है कि गांधी जी ने हमेशा पैलेस्तीन के अगेंस्ट में इजराइल के बनने का विरोध किया। एट द सेम टाइम उन्होंने ज्यूस परसिक्यूशन को भी अपोज किया। तो गांधी जी का ये पूरा आर्टिकल हाल फिलहाल में काफी हाईलाइटेड है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द हमास एंड द इजरायली पीपल। नाउ गांधी जी ने ये जो आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था द ज्यूस, ये इस समय काफी ज्यादा डिबेट में है, और इसके ऊपर द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, उसी रेफरेंस को लिया है हमने यहाँ पर। ये बताया जाता है, कुछ लोग गांधी जी को इस आर्टिकल के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं एकदम नए नए व्यक्ति जैसे उन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया था, उनको समझ नहीं थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका ये आर्टिकल है वो ये दिखाता है कि वो कितने कमिटेड थे नॉन वायलेंस को लेकर, बजाय इसके कि उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस निकले। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। एक और तो गांधी जी कहते हैं कि इजराइल नाम का देश नहीं बनना चाहिए और ज्यूस का इजराइल की जमीन फिलिस्तीन की जमीन पर जाकर बसना गलत है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ज्यूस पीपल के अगेंस्ट में जो वायलेंस किया जाता है दैट्स नॉट राइट, और वो कंपेयर करते हैं ज्यूस पीपल को इंडिया में अनटचेबल्स के साथ, कि जिस तरीके से इंडिया में अनटचेबल्स को परसिक्यूट किया गया बिल्कुल उसी तरीके से ज्यूस पीपल्स को वर्ल्ड वाइड परसिक्यूट किया गया है। तो जो यहाँ पर पहला उनका स्टैंड है वो ये है कि जो पैलेस्टाइन है वो अरब लोगों से बिलोंग करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंग्लैंड बिलोंग करता है इंग्लिश लोगों से और फ्रांस बिलोंग करता है फ्रेंच लोगों से। तो महात्मा गांधी ने अपनी इस राइटिंग को, अपनी इस आर्टिकल को द ज्यूस टाइटल के साथ अपनी मैगजीन हरिजन में पब्लिश किया था नवंबर 26, 1938 को। महात्मा गांधी जी हमेशा काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखते थे ज्यूस पीपल को लेकर। हिस्टोरिकली वो मानते थे कि उनके रिलीजन की वजह से उनके साथ अन्याय हुआ है। महात्मा गांधी जी ने ये बोला था कि ह्यूमैनिटी के कॉज के लिए अगर ज्यूस पीपल को परसिक्यूट किया जा रहा है और जर्मनी ऐसा कर रहा है और जर्मनी के अगेंस्ट में ज्यूस को बचाने के लिए एक वॉर लड़ा जाए तो ये जस्टिफाइड है। मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी वॉर को अपोज करता है वो इस फ्रंट पे वॉर के लिए रेडी है। वो जियोनिस्ट जो स्टेट बनना चाहता था पैलेस्टाइन की धरती पर, उसका विरोध करते हैं और इसके लिए उनके पास दो आर्गुमेंट हैं। पहली बात तो वो ये बोलते हैं कि पैलेस्टीन की ज़मीन पर इजराइल का बनाना सही नहीं है क्योंकि ये जो ज़मीन है ये अरब्स की है। सेटलमेंट जो ज्यूस का वहाँ पे किया जा रहा है वो फंडामेंटली वायलेंट है। उन्होंने कहा कि अगर ज्यूस
पैलेस्टाइन में जाके बसना भी चाहते हैं, तो ये एक्चुअली में अरब कंट्रीज की गुडविल के ऊपर होना चाहिए कि वो उन्हें वेलकम करें कि आओ और यहां पर बस जाओ। अगर इसके लिए जो ज्यूज हैं वो ब्रिटिश ब्योनेट्स यानी कि ब्रिटिश गन्स जिनके आगे एक चाकू लगी होती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। ये तो उनका पहला आर्गुमेंट था। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि क्या ज्यूज पीपल दुनिया में जो बाकी की जगहों पर रह रहे हैं वहां पर अपने क्लेम्स को छोड़ देंगे अगर उन्हें इजराइल नाम का देश मिल जाता है? तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही उन्हें किसी और की धरती पर जाकर क्लेम नहीं करना चाहिए। तो ये गांधी जी का आर्गुमेंट था जहां पर वो इजराइल के बनने का विरोध करते हैं लेकिन ज्यूज के प्रति अपना सपोर्ट दिखाते हैं। और गांधी जी के ये थॉट नेहरू जी के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेंट रहे और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी डालता है। रिजल्ट ये निकला कि जब यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन 181 आया, जिस पर मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था, जिसमें पैलेस्टाइन और इजराइल नाम के दो स्टेट को बनाने का मसौदा तैयार किया गया, तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन का विरोध किया और हमने 1950 में यूं तो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन 1992 तक हमने इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किए। वो तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव आए, उसके बाद हमारे और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल IMF के वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जो उनका एक वार्निंग है उसके बारे में है। वो ये बोलते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी पेरिल में जा रही है, बिल्कुल नीचे चली जा रही है और हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये IMF की रीसेंट रिपोर्ट कहती है। IMF ने ये बोला कि इंडिया का जो GDP प्रोजेक्शन है वो ज्यादा रहेगा। उन्होंने इनफैक्ट इंडिया का GDP प्रोजेक्शन 0.2% बढ़ा दिया और ये बोला कि जैसे उन्होंने कहा था कि इंडिया 6.1% की ग्रोथ अवेल करेगा, इन्होंने कहा नहीं, इंडिया तो 6.3% की ग्रोथ अवेल करेगा। इंडिया ही तो है जो ग्रोथ अवेल करेगा, बाकी सबकी हालत तो खराब ही है। बाकी जो ग्लोबल ग्रोथ है वो तो 3% के आसपास रहने वाली है। इंडिया की ग्रोथ तो चाइना से भी ज्यादा रहने वाली है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में देखोगे तो। IMF ग्लोबल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को देखता है कि ये कम होगा, जो 8.7% है वो घट के 6.9% हो जाएगा। चलो ये तो अच्छी बात है ना। जो चाइनीज इकोनॉमी है, जो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो 5% की ग्रोथ अवेल करेगा और 2024 में उनकी ग्रोथ और कम हो जाएगी 4.2%, ऐसा IMF कह रहा है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद वैसे बाउंस बैक तो कर रही है, उनकी बड़ी हालत खराब थी बट कुछ अच्छी हालत उनकी अभी भी नहीं है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 0.9% की ग्रोथ अवेल करेगा और 2024 में ये हो सकता है 3.5% की ग्रोथ अवेल कर ले। USA जो कि एक एनर्जी एक्सपोर्टर है, उसकी हालत तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन यूरोप की हालत ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग तो एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं और ऑयल के प्राइसेस तेजी से बढ़े हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। और अभी जो ये पूरे अरेबियन रीजन में हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है वो सिचुएशन को और ग्रेवेट करेगा। तो जो यूरो जोन है वहां पे ग्रोथ जो है वो इस साल 0.7% की रहने वाली है और 2024 में मुश्किल से 1.2%। तो हालत तो खराब है, सीधे सीधे कहूं तो दुनिया की हालत खराब है और इकोनॉमी की हालत खराब है। इन बिटवीन इंडिया अच्छा परफॉर्म करने वाला है। IMF की बात करें तो IMF को 1944 में बनाया गया था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के तौर पे। 1945 में ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है। 189 मेंबर्स हैं, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर्ड है और ये कोशिश करते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी स्टेबलाइज रहे और कोऑपरेशन बढ़ा रहे। इनकी रिपोर्ट्स हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। रिपोर्ट्स के ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछती रहती है, तो आप बिल्कुल तैयार और अवेयर रहो, यहां तो लापरवाही करना मत। हमारा अगला आर्टिकल ये है कि इसरो ने अपना एक सेकेंड स्पेस पोर्ट तैयार कर लिया है एंड दैट विल बी ऑन कुलशेखरपट्टिनम। ये सेकंड स्पेस पोर्ट है, मतलब जहां से हम मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, अपनी जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। अब इसरो यहां से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करेगा। देखो स्पेस पोर्ट होता क्या है? स्पेस पोर्ट एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं और यहां से आप स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हो। ये साइट लॉन्चिंग होती है किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए। आप इसे ऐसे समझो कि जिस तरीके से सी पोर्ट होता है जहां पे शिप्स आके डॉक करते हैं और एयरपोर्ट होता है जहां पे एयरक्राफ्ट डॉक करते हैं, वैसे ही स्पेस पोर्ट होता है जहां से हम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं। इसरो का पहला और एकमात्र जो स्पेस पोर्ट है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है और ये आंध्र प्रदेश के चेन्नई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से PSLV और GSLV का इस्तेमाल करके हम रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। 1971 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे 2 लॉन्च पैड है, मतलब 2 जगहों से यहाँ पे एक ही लोकेशन पे लॉन्चिंग होती है। हालांकि जो पहला लॉन्च पैड है उसे हमने 1994 में बंद कर दिया था जब हमारा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम बंद हुआ था, तो अभी केवल एक ही ऑपरेशनल है। अब देखो हमने कुलशेखरपट्टिनम नाम की इस लोकेशन को क्यों चुना, इसके कई सारे कारण हैं। आप मैप में लोकेशन देखो, ये इंडिया है, यहाँ पे ये तमिलनाडु है, बिल्कुल साउथ में यहाँ पर आपको कुलशेखरपट्टिनम मिलता है तूतीकोरिन के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। अब इन दोनों लोकेशंस में अंतर है, इन दोनों लोकेशंस को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये लोकेशन है जो अभी हमारी नई साइट है वहां के लिए। पहली बात तो ये समंदर के काफी किनारे है
और इसीलिए हमें डॉगलेग मैन्यूवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉगलेग मैन्यूवर का मतलब यह है कि जब हम श्रीहरिकोटा से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, और वो आसमान में साउथवर्ड जा रहा है, तो अगर वो साउथवर्ड सीधा जाएगा ना, तो यहां पर वो श्रीलंका के ऊपर से क्रॉस करेगा। अगर वो फेल कर गया तो श्रीलंका के ऊपर गिरेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे एक टिल्ट देना पड़ता था, और ये टिल्ट जो जैसे एक जो डॉग होता है उसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वैसे ही डॉगलेग जैसा हमें एक टिल्ट इसको देना पड़ता था। अब इस टिल्ट को देने के चक्कर में आपको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी, और जो पेलोड होते थे वो भी आप थोड़ा सा लिमिटेड रख पाओगे, ज्यादा आपका फ्यूल लगेगा। लेकिन अगर हमने कुलशेखर पट्टिनम से कोई भी लॉन्च किया साउथवर्ड, तो यहां पर कोई जमीन पड़ती ही नहीं है, तो आपको ऐसी डेलिबरेट मैन्यूवरिंग नहीं करनी पड़ेगी जिसको डॉगलेग मैन्यूवरिंग कहा जाता है, जो कि श्रीहरिकोटा से जरूरत पड़ती थी ताकि हम श्रीलंका के ऊपर कुछ ना गिरा दें। तो ये बात आप समझो, ये किसका फायदा है। दूसरा, इक्वेटर के नजदीक है। किसी भी लॉन्च पैड के लिए जरूरी है कि वो ईस्ट कोस्ट पे हो और इक्वेटर के नजदीक हो, और इससे लॉजिस्टिक्स में काफी जरूरत मतलब काफी आसानी हो जाएगी। क्योंकि देखो, महेंद्रगिरी की जो लोकेशन है वो काफी दूर है श्रीहरिकोटा से, और जो महेंद्रगिरी है ना, वहां पर हम कुछ चीजें डेवलप करते हैं, जैसे कि सेकेंड और फोर्थ स्टेज का जो इंजन होता है पीएसएलवी का, वो महेंद्रगिरी में ही डेवलप किया जाता है, और कुलशेखर पट्टिनम से ही मुश्किल 100 किलोमीटर की दूरी है। तो यहां से चीजों को लेकर आ पाना और इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखो 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होता है। 2 मीटर डायामीटर होता है, 34 मीटर इसकी लेंथ होती है। 10 से 500 किलोग्राम के सैटेलाइट ये 500 किलोमीटर की ऊंचाई में लेके जा सकता है। देखो, जो ये छोटे स्मॉल व्हीकल्स होते हैं, इनको आप बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। पीएसएलवी को तैयार करने में 6 महीने का समय लगता है और 600 लोग लगते हैं, जबकि स्मॉल जो लॉन्च व्हीकल होता है इसको कम लोग बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं। तो ये जो नया लॉन्च पैड होगा, यहां से हम बहुत ही कम पैसे में स्पेस में जो भी अपनी स्पेसक्राफ्ट वगैरह है उसको लॉन्च कर पाएंगे। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी के बारे में है। एट प्रेजेंट इंडिया की स्पेस इकोनॉमी 8.4 बिलियन की है, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ही और बढ़ जाएगा। अभी हम ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 2% कवर करते हैं। 8.1 बिलियन की हमारी स्पेस इकोनॉमी है, और एक्सपोर्ट मार्केट इसमें देखो 2400 करोड़ का है, 0.3 बिलियन का। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये 33 बिलियन का मार्केट होगा, जिसमें 11 बिलियन हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है वो होगा। यहां पर 22 बिलियन हम ये प्लान कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हम अवेल कर पाएंगे अगले 10 सालों में। तो इंडिया का स्पेस मार्केट बहुत रिच है, प्राइवेट सेक्टर की इसमें एंट्री हो रही है। हम डिमांड जनरेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, नेविगेशन प्लेटफॉर्म, इन सभी मुद्दों के ऊपर यहां पे काम कर रहे हैं ना। इंडिया का एक स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर डेवलप किया गया है। ये एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है, जहां पे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ इंगेज होना चाहता है तो वो जाके यहाँ पे अपना एप्लीकेशन दे सकता है। तो ये मदद करता है प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप आओ और इंडिया के स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो जाओ। उन्हें ऑथराइज और सुपरवाइजन का एक पूरा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है, जहां पर वो इसरो के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है इसरो और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के बीच में, जो स्पेस सेक्टर को यहाँ पे फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। चलिए, अब यहां पर हम लोग एक और आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो इंडिया के बंबू बेस्ड बायो रिफाइनरी के बारे में है। ये जो बायो रिफाइनरी है वो इंडिया के नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है, NRL है, वो स्टैब्लिश कर रहा है, NRL। और ये ऑयल इंडिया जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी के तौर पे काम करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम में इसको बनाया जा रहा है। मार्च से ये ऑपरेशनल होगी। ये आसाम की जो बायो रिफाइनरी है ये एक्चुअली में 40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आई है, और यहां पे बंबू का इस्तेमाल किया जाएगा एथेनॉल बनाने के लिए। यहां पे 50,000 टन एथेनॉल, 16,000 टन फर्फ्यूरल, जो हम बताएंगे क्या है, और 11,000 टन एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर एसिड कहा जाता है, वो प्रोड्यूस किया जाएगा। और NRL जो ये जो कंपनी है इसकी 50% स्टेक यहाँ पे है। एथेनॉल का इस्तेमाल आपको पता है कि हम लोग फ्यूल में करते हैं, जिससे कि ब्लेंड करने के बाद वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। फर्फ्यूरल की अगर हम बात करें तो एक बाइंडिंग कॉम्पोनेंट है, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बंबू काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट होता है, तो वहाँ पर हम एथेनॉल इसकी मदद से बना भी सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कलरलेस लिक्विड होता है, हालांकि कई बार ब्राउन कलर में भी देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल इंक, प्लास्टिक, एडिसिव, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए जो चीज़ बनाते हैं, फंगीसाइड, फर्टिलाइजर, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हम फर्फ्यूरल का इस्तेमाल करते हैं। और जब बंबू से हम एथेनॉल बनाएंगे तो ये भी निकलेगा, तो मतलब इसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ किया जा सकता है। चलो लास्ट में कुछ MCQs देखते हैं, जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है। PSLV जो होता है ये अर्थ रिसोर्स को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, जबकि GSLV कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करता है। जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं PSLV के द्वारा, वो सेम पोजीशन में फिक्स कर दिए जाते हैं और वो अर्थ के एक रीजन को देखते रहते हैं लगातार। GSLV मैक 3 4 स्टेज का एक लॉन्च व्हीकल है, जिसका पहला और तीसरा स्टेज सॉलिड है, दूसरा और चौथा स्टेज लिक्विड है। बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। 2018 के प्रीलिम्स में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था।
नाउ ये अगला क्वेश्चन है, ये बताता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन पब्लिश करता है? पब्लिकेशन किसका है? IMF का है, UNDP का है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, वर्ल्ड बैंक का है? दोनों ही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इसका जवाब मैं आपको कल पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, जो कि आप जाके तुरंत ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी कल जो मैंने आपसे MCQ पूछा था उसका आंसर अभी मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहां जाके आप सही आंसर देख सकते हो। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, डू ज्वाइन, वहां पर हम बाकी की चीजें और अपडेट्स देते रहेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन यहां पे रोकते हैं, विद होप कि आपको ये सेशन फायदेमंद और मजेदार लगा। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।